लाइट रिफ्लेक्शन। कौन सा चैप्टर? What is the angle of reflection if a ray falls normally? Okay, so अगर ray normally fall करती है, then what is the angle of reflection? Now, the angle of reflection is 0 if light reverses. बात नहीं कर रहा हूँ। Light reflection and reflection कहा गया है कि लाइट अगर नॉर्मल फॉल करे तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? तो एज इट रिवर्सेस सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी 0। क्यों होगा? एज लाइट रिवर्सेस अलोंग नॉर्मल, तो नॉर्मल से जो एंगल होता है वही तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। सो एज लाइट रिवर्सेस इट्स पाथ अलोंग नॉर्मल, इसलिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 होगा। नाउ पावर ऑफ लेंस क्या हो सकता है? of focal length. So power of lens is reciprocal of focal length expressed in meter. Power of lens कभी भी सिर्फ पावर नहीं लिखा जाएगा, कभी भी लिखना ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये अपने आप में पूरी एंटिटी है, क्योंकि पावर वर्क अपॉन टाइम होता है, रेट ऑफ वर्क टन, जबकि पावर ऑफ लेंस है वो मीटर इनवर्स या एक डायोप्टर होता है। तो पावर ऑफ लेंस इज reciprocal of focal length expressed in meter. So that is P is 1 by F. Third is नॉर्मली मतलब नॉर्मल पे गिर रही है। हाँ, तो नॉर्मल पर गिर रही है, so it reverses its path along normal. So light falling along normal reverses its path along normal, so the angle of reflection will be 0. जब आ रही है नॉर्मल से तो जाएगी भी नॉर्मल पे। सर 180 डिग्री होना 180 डिग्री रिवर्सल हो गई, लेकिन नॉर्मल पे आई, नॉर्मल पे गई, और नॉर्मल से जो एंगल होता है वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो गया? 0 हो गया। कि फिर से बता दें? हाँ बोलो। सर वो मतलब m जो मतलब क्या? m मीटर मीटर एक्सप्रेस्ड इन मीटर। चलो, now out of convex mirror and concave mirror whose focus is situated behind the mirror, तो convex में होगा कि concave में होगा? जो behind the mirror होता होगा फोकस, बताओ बताइए। behind the mirror फोकल है, तो इस केस में होगा। so in case of convex mirror its focal length, ठीक है, फोकस, प्रिंसिपल फोकस लाइज बिहाइंड मिरर। इस केस में नहीं होगा, तो हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर होता है कि नहीं? ये C है और यहाँ पर F है। What happens to a ray when it travels from one medium to other having equal refractive index in such cases? So in such case light, ठीक है, does not bend at interface, इंटरफेस पे बेंड नहीं करेगी, इंटरफेस, and get transmitted without bend, deviated and get
transmitted without deviation. सर मतलब दोनों मीडियम का ये इफेक्टिव इंडेक्स सेम हो. फॉर एग्जाम्पल कि ग्लास एंड ग्लिसरीन हैव सेम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स. इनका सेम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है. मेडिसिन वाला है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा पूछा जाता है. रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5. सो ग्लास अगर डाल दिया जाए ग्लिसरीन में, ग्लिसरीन रखी हुई है हमारे पास, मान लीजिए उसमें डाल दो तो आप पता नहीं लगा पाओगे कि इसके अंदर लेंस गया है, क्योंकि कहीं लाइट बेंड ही नहीं करेगी. तो इस तरीके से कोई भी लाइट अगर सेम पेयर ऑफ मीडियम में जा रही है तो ऐसे में उसमें कोई बेंडिंग नहीं होगी, क्योंकि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेंज होने पर ही बेंडिंग होती है. तो इट पासेस विदाउट डेविएशन. State the cause of refraction of light. So when light moves from one medium to other, speed of light changes. तो speed of light change हो जाएगी. और यही क्या होगा? This is हेलो ओके. सर फोन करा वापस फिर से समझो. नाउ कि अगर मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो हमें ये मालूम है कि जो साइन आई बाई साइन आर है, साइन आई बाई साइन आर, अगर दो मीडियम है, एक मीडियम और दो मीडियम, तो ये मीडियम है, पहला मीडियम है 1 और ये सेकंड मीडियम है, तो ये हमें मालूम है कि n, तो दैट इज इक्वल टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, अगर लाइट एक से दूसरे में जाती है. और अगर ऐसे केस में ये आई एंगल होता है और ये क्या होता है आर, लेकिन n21 खुद क्या होता है, क्या n2 बाई n1 होता है. यदि n2 और n1 इक्वल हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेम है, तो ऐसी स्थिति में ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो n2 बाई n1 कितना हो जाएगा, क्या 1 हो जाएगा. तो साइन आई बाई साइन आर क्या हो जाएगा, क्या 1 हो जाएगा. और ऐसी स्थिति में जो साइन आई है वो किसके इक्वल हो जाएगा, और जब साइन आई साइन आर के इक्वल होता है, ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा है साइन पी इज इक्वल टू साइन बी, देन पी इज इक्वल्स टू बी. तो ऐसी स्थिति में क्या आई आर के इक्वल हो जाएगा. तो आई अगर आर के इक्वल हो जाएगा तो लाइट एट इंटरफेस चेंज, ना बेंड होगी, ना टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी, ना अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी, और वो विदाउट डेविएशन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाएगी, क्योंकि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेम है. समझ में आ गई बात, तो कोई भी चेंज नहीं होगा. बोलो बात समझ में आ गई. अच्छा, तो कह रहा है कि लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड हो जाती है. इस रिफ्लेक्शन का क्या कारण है, एज द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अदर, सो लाइट बेंड्स आइदर टुवर्ड्स नॉर्मल और अवे फ्रॉम नॉर्मल. जब 11th में जाएंगे तो इसके लिए एक वेव थ्योरी है, हाइजन थ्योरी. थोड़ा थोड़ा हमने इसको पहले आपको बताया था जब रिफ्लेक्शन किया था, तो वही इसका जस्टिफिकेशन, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस. So light moves from one medium to other. The speed of light changes. So light bends
either towards normal or away from normal at interface, or away from normal at interface. तो यही रीजन है, क्योंकि इन डिफरेंट मीडियम light travels with different speed. So when light moves from one medium to other medium, so it bends. अलग अलग माध्यमों में प्रकाश अलग अलग वेग से चलता है, इसलिए प्रकाश का पथ बदल जाता है. Now explain with the help of ray diagram why an object placed under water appears to be raised. So ये पूछा गया है कि मान लीजिए वाटर के तरफ में कोई चीज रखी है, तो उस वाटर से बहुत सारी रेज निकलेंगी, लेकिन हम 2 रेज ही लेते हैं, और 2 रेज लेते हैं तो परपेंडिकुलर डाल दीजिए. ठीक है. अच्छा ये बताओ, जब डेंसर मीडियम से कोई चीज रेयरर मीडियम में जाएगी, तो जिस मीडियम से जाती है उस मीडियम को 1 कहा जाता है, और जिस मीडियम में जाती है उसको 2 कहा जाता है. यहाँ पे इससे इसमें जा रही तो ये 1 है, और यहाँ इससे जा रही है लाइट तो ये 1 है. पहले जहाँ होगी वही तो 1 होगा. अब इसमें गई तो बोलो अवे चली जाएगी कि टुवर्ड्स, क्योंकि ये रेयर मीडियम, ये एयर है, ये वाटर है, तो अब ये अवे जाएगी तो ये इसका ये रास्ता है जाने का, लेकिन ये नहीं जाएगी यहाँ से अवे हो गई. और इसी तरीके से इसका कौन सा रास्ता है, ये, और यहाँ से भी ये क्या हो गई, ये भी अवे हो गई. लेकिन अगर देखने वाला इसमें इसको देखेगा तो वो ये सोचेगा कि लाइट किस तरीके से चलती है, क्या ये सीधी रेखा में चलता है. So the observer will see that light always moves. तो वो सोचेगा कि यहीं कहीं से पीछे से आ रही होगी. So इसलिए वो जो कॉइन रखी है उसको वो क्या रेस्ट उठा हुआ देखेगा, तो पहले यहाँ थी यहाँ देख लेगा. जरूरी नहीं है कि ये उसी के ठीक ऊपर बनाना है, क्योंकि इसकी पोजीशन बदलते बदलते यहाँ 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 और एक इस तरीके का कर्व बनता है. अगर अपने उधर से देखेगा तो यहाँ दिखेगा, तो किस तरीके की उसकी पोजीशन भी बदलती दिखेगी. ठीक है. तो बनाने का प्रयास न करेंगे, इसके ऊपर नहीं बना, वो गलत नहीं है, वो कुछ ना कुछ चेंज भी हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है. तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, इसका डायग्राम बनाने को कहा गया है कि व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, देन इस केस में जो इसकी एपरेंट हाइट है, इस चीज को क्या कहते हैं, एपरेंट हाइट. ये तो ये चीज क्या कहलाएगी, एपरेंट हाइट. तो दैट इज एपरेंट हाइट, इट इज इक्वल टू टोटल हाइट. टोटल हाइट n है, और 1 माइनस 1/n, ये फार्मूला है. अगर मान लो पूछे कि ये 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर हो गया. अब बोलो अगर तुमने इसको पानी में डाल दिया, तो पानी में n की कितनी वैल्यू होती है बताओ, है थिकनेस. जितनी थिकनेस रखोगे पानी की, जैसे स्विमिंग पूल की थिकनेस ज़्यादा रखोगे तो और चीज़ उठी हुई दिखेगी. टी एन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो बोलो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, अगर पानी में सिक्का पड़ा है तो मैं n की वैल्यू क्या डाल दूँ, 1/4/3. तो 4 तो 3 बोलो कहाँ हो जाएगा, क्या ऊपर चला आएगा, 3 तो ऊपर चला जाएगा ना. तो इस तरीके से एपरेंट हाइट क्या हो जाएगी, 10 और 1 माइनस 3/, तो यहाँ लिखो 10 और 1 माइनस 3/4 है, तो एलसीएम ले लो. तो ये क्या हो गया, 4 माइनस 3, दैट इज 10 और 1/4. एक बार इसका फार्मूला भी देख लें एपरेंट हाइट का. ये हो सकता है कि वेट, तो मैं एक बार देख लेता हूँ. फॉर्मूला ऑफ एपरेंट हाइट. When the light goes from a rarer to a denser medium, it deviates closer to the normal, and vice versa. Refraction index of the medium equals actual apparent depth equals 1.33. So whenever the real height of an object
75% the original. 75%. तो 75%. Now, what it is shift is equal to this. इसको apparent height ना लिखो, apparent shift लिखो. क्या लिखोगे? apparent तो जो आएगी वैल्यू वो उतना ऊपर दिखेगा, इतना ऊपर है तो 2.5. अगर मान लो ये मीटर है सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर भी लिख सकते तो हो. हमें ये 7.5 टी पे लिखो दिखेगा। तो टी 10 सेंटीमीटर है और इसका एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या है बोलो. तो आपको 7.5 के डेप्थ पे दिखेगा. कितना शिफ्ट हुआ है. तो अगर एक क्वेश्चन कभी कभार आया है कि शिफ्ट कितना है तो आपको ऐसे निकालना है. तो अपरेंट शिफ्ट कितना हो गया बताओ 2.5. तो अगर 10 सेंटीमीटर की डेप्थ है तो तुमको दिखेगा 7.5 पे. नीचे से 7.5 कितना ऊपर दिखेगा तो आपको लगेगा ये स्विमिंग पूल गहरा नहीं है और इसमें कूदा जा सकता है. लेकिन जब आप कूदोगे तो वहाँ पर आपको फिर उसका मल्टीप्लाई कर लेना कि उतना टाइम से. ठीक है. सो ओनली 75% ऑफ द डेप्थ यू विल एंटीसिपेट, नॉट द कंप्लीट. जितनी भी चीज़ें स्विमिंग पूल कभी छिछला दिखता है कहता है इसमें तो गर्दन ऊपर ही रहेगी लेकिन डूब सकता सर है. हाइट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन आता है क्या? हाइट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन में आता है क्या? अगर मान लो हाइट दे दी जाए और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स तो वाटर का और ग्लास का पता ही रहेगा सबको. ये दो नहीं दिए जाएंगे बाकी तो दे दिए जाएंगे. वो जैसे ग्लास का 1.5 है, डायमंड का 2.42 है. 3 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सबको पता होना चाहिए और एयर का वाटर का 4/3 या 1.3 इतना ही है ना. So this is the friendship. So now the coin will appear 7.5 सेंटीमीटर डीपर. क्योंकि 10 पर था और इतना शिफ्ट हो गया तो कितना डीपर दिखेगा. 7.5 कितना शिफ्ट हुआ है ना. अब चलो now with the help of, तो आपसे जो कहा गया है बस ये डायग्राम बनाने को कहा गया है. how it appears to be raised. कभी कभी अपरेंट शिफ्ट है इतना ऊपर उठा हुआ है तो ऊपर से देखने पे डेप्थ कितनी हुई 10 - 2.5 तो 7.5. ये तो शिफ्ट हुई है ना. अब जरा देखो कई बार आपसे ये भी कहा जाएगा कि जब हम पानी में पेंसिल देखते हैं तो वो बेंट क्यों दिखाई देती है. ये भी पूछा जा सकता है. तो ऐसा नहीं रहेगा जब पूछा गया तो उसको भी देखो. ये देखो तो मान लीजिए ये वाटर में पड़ी पेंसिल है तो इसका भी आंसर पेरेंट शिफ्ट भाई. हाँ देखो ऐसे पेंसिल है तो हम देखते हैं ऐसे तो नहीं दिखाई पड़ती ना. पानी में डालो कोई भी चीज छड़ी देखोगे तो मुड़ी दिखाई पड़ती कि नहीं. अगर नहीं पता है तो करके दिखा दें बस मुड़ी दिखाई पड़ती है. पानी में डालो कोई चीज़ तो कैसी दिखाई पड़ेगी. तो इट इज बेंट. ठीक है. तो क्यों ऐसा होता है जरा देखें. यहाँ से 2 रेज लो, एक ऐसी और एक ऐसी. 2 रे ले ली. बिल्कुल वही काम करना है. यहाँ से एक परपेंडिकुलर और यहाँ से एक परपेंडिकुलर. तो जब कोई चीज़ बाहर जाएगी तो बोलो इससे इधर ही जाएगी कि दूर हो जाएगी. दूर हो जाएगी और यहाँ से भी अगर ऐसे जा रही है तो सीधे निकल जाएगी कि दूर होगी. बताइए. तो दूर हो गई और फिर इन दोनों को थोड़ा सा गैप में करना जिससे पीछे मिल सके. अवे जाते मान क्योंकि अगर मेरा कहने का मतलब है यहाँ देखो ये क्या साइन आई है और ये क्या है आर. तो
ये आई बड़ा है कि ये आई बड़ा है? दूसरा वाला ये तो जब आई बड़ा होगा तो आर भी बड़ा रखना, क्योंकि साइन आई बाई साइन आर ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और वही तो इस मीडियम का है। और आई छोटा हो तो आर को भी छोटा रखना। जब आप ऐसा करोगे तो ये दोनों एक दूसरे से डाइवर्जिंग होंगे, है कि नहीं? तो डाइवर्जिंग है तो उनको पीछे मिलाने पे क्या होगा, वो मिल गई कि नहीं? देखो तो ऐसा लगेगा देखने वाले को, क्या लग रहा है बताओ? जस्ट ठीक इसको, ये जा रही है, इसको पीछे मिलाओ तो कहाँ मिलती प्रतीत हो रही? तो दैट इज द इज पोजीशन। तो नहीं लग रहा है कि जैसे पीछे यहाँ, और ये भी देखो कैसा लग रहा है, तो पीछे आ, ठीक है कि नहीं? ऐसे ही अगर पेंसिल है तो पेंसिल अभी हम करके भी दिखा देंगे, लेकिन आप देख लो। तो एक रे आई यहाँ से, दो रे इसके टिप से लिए, तो जो रे यहाँ पर देखिए इस पे जाने सीधे ना जाके इसमें भी आवे और इस पर भी आवे, तो वही प्रिंसिपल लगेगा कि साइन आई बाई साइन आर दोनों में सेम होंगे। अब ये देखो जब इसको पीछे मिलाया जाए तो कैसा लगेगा? नाउ ऐसा लगेगा कि पेंसिल ये स्ट्रेट रखिएगा पीछे मिलाने में, कि ऐसा लगे, ये लग रहा है ना जैसे सीधे, अदरवाइज स्केल की सहायता ले लेते हैं। ये देखो ये नॉर्मल कैसे मिल जाएगा? ये देखिए, तो नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए परपेंडिकुलर, और फिर उसको क्या कीजिए, ये देखो और ये देखो इसमें भी। तो अब पेंसिल कैसे दिखाई पड़ेगी? ये दो हैं तो इनको पीछे मिला दिया, और नाउ द टिप विल अपीयर ओवर हियर। और अगर टिप यहाँ दिखेगी तो फिर पेंसिल पूरी कैसे दिखेगी? और ये टिप दिखेगी नहीं, ऐसे बेंड दिखेगी। समझ में आई बात कि नहीं? जैसे मान लीजिए बीकर में मैंने पानी ले लिया और इसमें ये पेन डाल दिया, तो ये पेन आपको बेंड दिखाई पड़ेगा, ये थोड़ा सा बेंड दिखाई पड़ेगा। और ऐसे भी ना हो तो पेंसिल ले लो, वो पेंसिल या पेन में ज़्यादा अच्छा दिखता है। तो ये थोड़ा सा बेंड दिख रहा है, ऐसे रख दें तो वास्तव में ये एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव कर रहा है, तो थिकर दिखा रहा है। हमको आपको थिकर नहीं दिखाना है, तो इसलिए मुझे एक ऐसा प्लेन तरफ लेना चाहिए जिसमें डालेंगे तब सही बेंड दिखेगा। मतलब बात समझ आ गई? ये कॉन्वेक्स, इसमें नींबू डाल दो तो खूब बड़ा सा दिखाई पड़ता है। तो जो अपीयरेंस हम देना चाहते हैं उसमें ये मैग्नीफाइड भी है, तो बेंड तो है ही है, लेकिन साथ में ये क्या है, तो इसलिए बेंड तो है ना? समझ में आई बात कि नहीं? देखो बेंड दिख रहा है कि नहीं? बेंड दिख रहा है ना? दिख रहा है। तो उसके लिए क्या है कि ऐसी कोई चीज ले जाए जो बिल्कुल प्लेन हो, तो आपको समझ में आ जाएगा। बट ऐसे दिख रहा है, ये देखो कोई चीज बेंड दिख रही होगी, है ना? इधर से देखो, दिख नहीं रही बेंड। पेंसिल में तो कितना अच्छा आ रहा है, ये देखो पेंसिल दिखा दी, बेंड दिख रही ऊपर से, ये देखो ठीक है ना? चलो नाउ यही फिगर आप बना देना। तो ओके, और ये बाहर जाने वाली रही, सभी पे एरो बनेगा। क्या वाई पूछने पर भी देना है, इज द लाइट स्पीड ऑफ लाइट
From medium to medium changes, yeah, varies. So the light bends. आप ये देख लो कि मान लो यहाँ पर ये देखो, बात नहीं करो, ये लाइट क्या वेव है। तो हम ये जानते हैं कि जो बहुत सारी लाइट है वो एक जैसी आती है, तो हम उसे बीम कहते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर अगर एक लाइट आई, यहाँ पर एक आई, तो यहाँ ये एक साथ चलती है, इसको कहते हैं ये एक ही फेज में। तो एक साथ बहुत सारी रे आती हैं, जैसे परेड हो रही है। तो परेड में क्या होता है कि जब एक डेंसर मीडियम में कोई चीज़ चलेगी, तो डेंसर मीडियम में अब यहाँ से ये आगे बढ़ी और ये रेयरर में चल रही, तो बोलो स्पीड किसकी ज़्यादा है। अब डेंसर में तुम्हें मालूम है 2 × 10⁸ है, और जबकि रेयरर में कितनी होती है लाइट की स्पीड 3 × 10, तो इसमें ज़्यादा चलेगी। जब ये थोड़ी चल पाई, ये कितनी चल पाई थोड़ी, तो इसको ज़्यादा, ये ज़्यादा चलेगी कि नहीं, क्योंकि ये यहाँ है उतने ही समय में। कोई एक टुकड़ी सेना की चल रही है, तो वो मान लीजिए दूसरे मीडियम में गई, तो मीडियम में ज़्यादा ही रेत में चली गई, तो धीरे धीरे उसके पैर पड़ेंगे। खूब भी चल लेगी तो भी रेत पे कितना दौड़ लेगी, उतनी देर में ये क्या करेगी बताओ। ये सब एक साथ हैं, तो हमारी आंखें एक साथ वाली बीम के फेस को एक साथ ही देखती हैं। तुमको अगर मान लीजिए छोड़ दिया जाए बॉम्बे बीटी में, तो तुम्हें लगेगा कुछ भी नहीं हो रहा, सब बस ऐसे केओस है, दिख रहा है। लेकिन जब तुम परेड देखते हो, तो तुम 3 सैनिकों को एक साथ ही देखते हो जो एक किसी कॉलम में है। तो ये ज़्यादा चल लेगा, ज़्यादा क्या, जितनी देर में ये चला उतनी देर में ये क्या करेगा बताओ। ये देखो इतना चला, फिर यहाँ थोड़ा सा चला, और फिर ये इतना चला, यहाँ थोड़ा सा चला, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये फिर उसके बाद तीनों एक साथ फिर से चलने लगे। तो इस स्थिति में आप यहाँ क्या देख रहे हो, नॉर्मल की ओर बेंडिंग हुई। क्यों? क्योंकि इसका चला हुआ पोर्शन और इसका चला हुआ पोर्शन, बोलो किसका ज़्यादा है? बाहर वाले का। तो बाहर वाला इससे पता भी चलता है कि which has more chance to travel in rarer medium will travel more, तो उसकी ज़्यादा होनी चाहिए कि नहीं। तो दो लोग अगर मान लो ऐसे जस्टिफिकेशन दें कि एक ये स्थिति हो सकती है, एक ये लाइट आ रही है और एक ये, और वो कहें नहीं ये इधर मोड़ना चाहिए, तो किसका जस्टिफिकेशन ठीक है? वो कहे कि इसको थोड़ा चलना चाहिए और ये जो है ऐसे मुड़े। तो ऐसी स्थिति में फिर ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसी स्थिति में बोलो जो टेंसर में चली गई वो ज़्यादा चली, तो ये सही है कि ये सही है? ऊपर मान लो ये डेंसर में सबसे पहले प्रवेश की, तो क्या वो दौड़ लगा लेगी लाइट डेंसर में, रेत में चली गई, तो वो ज़्यादा चल पाएगी कि जो डेंसर में गई है वो कम चल पाएगी? तो कम चल पाएगी। तो इसलिए जब लाइट डेंसर में जाती है तो वो इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, और जब रेयरर में गई तो ये फुदकने लगी, तेजी से क्रॉपिंग करने लगी, तो ये भाग पड़ी, तो इस अब ये ज़्यादा होगी क्योंकि इनर आर्क लेस होगा। तो व्हेन इट मूव्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर देन इट मूव्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, व्हेन इट मूव्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर देन इट मूव्स टुवर्ड्स नॉर्मल। बहुत नहीं साथ में जाती है, अगर समझो रेयर से डेंसर में जा रही है, तो जितना मुड़ेगी उसका कोई प्रॉपर रेशो, मतलब सब उतने ही एंगल पे मुड़ेंगे। वो उसका जो भी है आगे चलने पे हम लोग हाइजन प्रिंसिपल देखेंगे, सो दैट इज वो हम 11th में देख लेंगे। लेकिन आप जान लो कि उसी वजह से हो रहा है, क्योंकि लाइट मूव्स विद डिफरेंट वेलोसिटी एंड दीज रेज आर सिंक्रोनाइज्ड एंड आवर आइज, जब बीम जा रही ना तो हम बीम को बीम की तरह देख रहे हैं। अब कहाँ गई बीम? तो लेकिन उस बीम में बहुत सारी रेज हैं, तो बाहरी रेज जो होगी जो सीधा टकराई, अंदर से टकराई, वो थोड़ा चली, बाहर वाली ज़्यादा चली, इसलिए अंदर मुड़ती तो एक ही रेशो में होंगी, मुड़ेंगे और फिर एक साथ, बिकॉज दे आर ए हैबिट। जो इनका ये जो इनका फेज बना ना वेव फ्रंट, तो वेव फ्रंट एक साथ ही चलेगा, तो वेव फ्रंट नहीं छोड़ेंगे वो। जैसे तुम कभी भी टुकड़ी में देखो तो जो बाहर वाला रहेगा वो ऐसे ऐसे कदम ताल करेगा और अंदर वाला ऐसे ऐसे, तो क्यों ऐसा? क्यों? मुड़ते समय तो उसको ज़्यादा चलना पड़ता है। तो जब इस तरीके से मुड़ना है तो इसको मौका मिला है तो चलेगा, क्योंकि बाहर है, और ये ऐसे ही वही कदम चाल कर रहा है क्योंकि वो रेत में घुस गया है, तो वो क्यों नहीं मुड़ जाएगा? ऐसे होता है कि नहीं होता है? बात समझ में आई कि नहीं? हाउएवर दिस इज नॉट टू बी आस्क्ड। हाँ, डेंसर टू रेयरर में मान लीजिए ये डेंसर मीडियम है, तो ये मीडियम है, तो ये जैसे ही बाहर निकली ये बहुत सारा चल ली, और ये वहीं अभी अंदर ही स्ट्रगल कर रही है, तो थोड़ा चली। चलो
नाउ आगे चलने पे और क्लियर हो जाएगा। आप सिर्फ इतना लिख देंगे कि डिफरेंट मीडियम में स्पीड अलग अलग होती है, तो इसलिए लाइट बेंड करती है, बस इतना ही। आगे देखो, व्हाट इज द लीनियर मैग्निफिकेशन? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन व्हेन द साइज ऑफ इमेज formed by concave mirror is equal to size of object? तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है? 7। तो अब जरा देखो, जो मैग्निफिकेशन है वही लीनियर मैग्निफिकेशन है। जो मैग्निफिकेशन है वही क्या है? ये देख लो, अगर मान लो तुम्हारे पास यहाँ पर इसका कुछ हाइट होगा ऑब्जेक्ट का, और उसकी वजह से यहाँ पर भी बड़ा कुछ बन गया, ऐसा होता है कॉन्वेक्स लेंस में। तो यहाँ पर ये HO है और ये क्या है? HI। तो इनका रेशो, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है बताइए? लीनियर मैग्निफिकेशन इट इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव ले ली जाएगी, ऑब्जेक्ट वाली पॉजिटिव ले लिया जाए, अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। इसको क्या कहते हैं? लीनियर मैग्निफिकेशन। और इसका फार्मूला क्या होता है? HI/HO। साथ में अगर लेंस के केस में क्या होता है? -V/O होता है। लेकिन क्या तुम एरियल मैग्निफिकेशन जानते हो? एरियल मैग्निफिकेशन में क्या होता है कि मान लो यहाँ पर तुमने क्या किया कि अब कोई मोबाइल रख दिया, तो तुम्हें इस मोबाइल की भी यहाँ इमेज मिलेगी क्या? और ऐसी स्थिति में सभी चीज़ें उसी रेशो में बदल जाएंगी। तो अगर मान लो कोई भी चीज़, ये अगर 2 है और यहाँ 4 दिखती है, तो कितना है लीनियर मैग्निफिकेशन? -2 कहोगे, क्योंकि पलट के भी दिख रही है। तो अगर ये 3 है और ये 2 है, तो ये 2 यहाँ कितना दिखेगी? 4। और 3 कितना दिखेगी? 3, 6 डबल दिखेगी। तो बताओ इसका एरिया कितना हुआ? 6 इसका एरिया बताओ। तो क्या अब इसमें एरियल मैग्निफिकेशन क्या हुआ बताओ? एरियल मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन 2 था क्या? और एरियल मैग्निफिकेशन क्या उसका स्क्वायर हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, देख लो 6 से 24 हो गया। कोई भी चीज़ है, मान लो ये झोपड़ी है, तो झोपड़ी कितने गुना दिखेगी? जब तुम थिएटर में देखते हो तो पीछे एक रील होती है और उसका 75 mm स्क्रीन पर वो जो होता है ना पूरा, तो वो पूरा दिखता है। तो कितना मैग्नीफाई कर देता है उसकी झोपड़ी को वहाँ? तो वो जितना लीनियर मैग्निफिकेशन उसका स्क्वायर कर दो। समझ आई बात कि नहीं? तो अल्टीमेटली ये भी है HI/HO, ये भी तो HI/HO ही है। हाँ, और वॉल्यूमेट्रिक मैग्निफिकेशन में क्यूब कर दो। मान लो 3D पिक्चर देख रहे हो, सर माइनस का आंसर है प्लस में, हाँ स्क्वायर करने के बाद माइनस में। हाँ, तो इसमें एरियल मैग्निफिकेशन में साइन नहीं आ पाएगा। अगर लीनियर समझ में आया, तो एरियल मैग्निफिकेशन क्या हुआ बताओ यहाँ पर? दैट इज एरिया ऑफ इमेज, एरिया ऑफ इमेज अपॉन, बोलिए क्या होगा? एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एरिया ऑफ इमेज में क्या क्या चीजें लिखोगे बोलो? दैट इज एक लेंथ लिखोगे, लेंथ ऑफ किसका? इमेज इनटू ब्रेथ ऑफ, और यहाँ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू ब्रेथ ऑफ। अब क्या दोनों ही मैग्निफिकेशन लीनियर ही हैं? क्योंकि LI/LO भी तो लीनियर मैग्निफिकेशन है। लेंथ में जितनी बढ़त हुई वो भी तो M ही है, यहाँ से देखो। और ये जो है, तो क्या एरियल मैग्निफिकेशन ML का स्क्वायर हुआ? बोलो, बात समझ आ गई कि भाई ये चीज दुगनी हुई, ये चीज भी दुगनी हुई। तो बोलो LI/LO क्या है? क्या वही HI/HO है? क्योंकि हर चीज उस रिस्पेक्ट में होगी। तुम टेढ़ा कर दो, ऐसा कर दो, कुछ भी कर दो, तुम्हारी कैंडिडेट वो दुगनी तो हो जाएगी उस जगह पर। तो चाहे LI/LO करो या इसी तरह से BI/BO करो, वो मैग्निफिकेशन ही है जिसे तुम अब तक पढ़ते चले आए हो। तो दोनों ही तो रेखीय प्रवर्धन है, तो क्या उससे क्षेत्रीय प्रवर्धन नहीं आ जाएगा?
तो इसलिए एरियल मैग्निफिकेशन इज द स्क्वायर ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन। बोलो बात समझ में आ गई? आप पूछो। तो लीनियर मैग्निफिकेशन पर कुछ भी कोई भी चीज है, मान लीजिए ये पेन, तुमको ये पेन है, तुमने अगर लेंस से देखा, पेन है, ठीक है, पेन न सोको चोको स्टिक देखो, और तुमने देखा लेंस से, अरे डबल हो गई, मजा आ गया। अब तुम उसी चीज को बर्फी को देख रहे हो, तो बर्फी डबल होगी कि 4 गुनी? तो तुम्हें, क्योंकि अब एरिया देख रही हो, उससे तुम्हें और खुशी मिली, 4 गुनी बर्फी। 2D 3D हाँ? 2D या 3D का अब 3D में देखोगे तो 2 × 2 × 2 भी डेप्थ भी बढ़ जाएगी उसी की तरह से। इसमें समझ आई बात की नहीं? अगर एक लाइन ही देखेंगे तो लीनियर होगा। लीनियर मैग्निफिकेशन। अगर एरिया देखोगे प्लेनर में, तो एरिया, अगर मान लो बर्फी की तुम्हें डेप्थ भी दिख रही है, तो तुम्हारी हाइट भी डबल हो जाएगी। फिर 2 × 2, फिर भी इसमें एक चीज और भी आ जाएगी, HI/HO, तो वो भी ml ही हो जाएगी। तो ml × ml × ml, तो ml क्यूब नहीं हो जाएगी वॉल्यूमेट्रिक? ये जो मैग्निफिकेशन है आपने इसमें बोला कि DI/DO भी वही है, तो ये वो भी वही है। बट लेंगे हम ये HI/HO कहने की चीज है, उसे HI बोल दो या LI बोल दो या BI बोल दो। तो इसमें अगर डालेंगे m का ये m का स्क्वायर तो 2 इसमें हमें 2 साइड 2 का स्क्वायर। आप यहाँ देख लीजिए, जो एरियल मैग्निफिकेशन है, क्या वो 24/4 नहीं है? 24/6। बोलो सही है? तो 4 नहीं आ गया क्या? आ ही रहा है, कौन सा गलत है? और मैं कहूँगी नहीं भाई, अब इसका वो डेप्थ भी लो, वो भी उतने ही गुना हो जाएगा। तो इसलिए एरियल मैग्निफिकेशन को MA कहते हैं, और उसका फार्मूला क्या है? बोली बात समझ आ गई? तो कुछ भी अगर मैग्निफिकेशन के बारे में पूछा जाए तो आप लिख देना, क्योंकि क्वेश्चन मैग्निफिकेशन के ही बारे में आया। वॉल्यूम वाले को क्या बोलते हैं? वॉल्यूमेट्रिक मैग्निफिकेशन, मान लीजिए आपको यहाँ पर एक ये रख दी, तो आप सोचते हो कि बच्चों के लिए है, कि बच्चों को खुश करने के लिए, कि मिठाई दिखा दो उनको, तो इतनी बड़ी मिठाई पापा, तो यही खाएंगे, उनको खुशी करने के लिए। तो फिर वो यहाँ पर क्या होगा, तो आप ये देख लोगे कि अल्टीमेटली जो भी चीज़ होगी उसी तरीके से हो जाएगी। ये मिठाई बड़ी हो गई तो हर चीज़ बड़ी हो जाएगी कि नहीं? तो इसी तरीके से जैसे HO है तो HI, इसी तरीके से LI और BI। बोलो सही है? उतना हमें बताने की जरूरत नहीं है, LO ऐसे ही कर लेना वहाँ, है कि नहीं? तो कोई भी चीज़ आप वॉल्यूम भी कर सकते हो। तो वॉल्यूमेट्रिक मैग्निफिकेशन यही लगाओ ना, अब इसमें फिर वॉल्यूम लेना, तो ml × ml, एक और ml और आ जाए, वहाँ लिखोगे तो वहाँ मैग्निफिकेशन वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूमेट्रिक मैग्निफिकेशन क्या चीज होगी? वॉल्यूम ऑफ इमेज। बात ना करो, वॉल्यूम ऑफ इमेज, वो अभी से खुश हो रही है। वॉल्यूम ऑफ इमेज अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, तो क्या लिख दिया जाए? क्या दैट इज LBH? तो LI BI HI LO BO HO, तो ML 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 × ML × ML, यही क्या MV होगा? बोलो, समझ में आ गई बात? यही तो MV होगा, वॉल्यूमेट्रिक। सही है? इससे कुछ खास नहीं, बस एक सवाल हो जाएगा और कुछ नहीं। एरिया का आता है, वॉल्यूमेट्रिक आपने पूछा तो बता दिया, सिद्धांत तो वही है, लीनियर और एरिया के एरिया का मतलब क्या ही, मतलब एरियल, अगर लीनियर मैग्निफिकेशन ही है तो एरियल कितना होगा, इतना ही तो बताना, स्क्वायर कर देना। हाँ। एरियल देगा, लीनियर भी पूछ सकता है, तब रूट कर देना। ये वाली चीज लिखते कि एरियल मैग्निफिकेशन, अगर एरियल मैग्निफिकेशन 9 है तो लीनियर कितना होगा? 9 रूट कर दो, जब तुम्हें ये पता है तो एरियल मैग्निफिकेशन का क्या करो? एरिया, बस इतनी ही बात है। बस प्लस माइनस कुछ नहीं पता चलता इसमें, सिर्फ मैग्नीट्यूड से ले सकते हैं, वो सुविधा आपको ML में ही है। चलिए
अब आपको क्या पूछा जा रहा है, What is the value of magnification when the size of image formed by concave mirror is equal to the size of object? तो ऐसी स्थिति में मैग्निफिकेशन कितना? माइनस -1। मतलब डेफिनेशन में क्या लिखना है? हाँ चलो, डेफिनेशन क्या है? That is, it is the ratio of the height of image to the ratio of height of object। यही है लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या है? It is the ratio of, हाइट ऑफ द ऐसा लिखिए। इमेज, ठीक है, मैग्निफिकेशन is ratio of height of image to height of object। अब वो क्या पूछ रहा है? अगर मान लीजिए कि कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर में सी पे रखी हुई चीज बिल्कुल इसकी उल्टी दिखती है, क्योंकि यहाँ से जो रे जाएगी तो वो क्या होगी बोलो? फोकस से गुजरेगी और फोकस से पास करेगी तो ऐसे निकल जाएगी, और जो यहाँ से गई वो क्या इतने ही एंगल पे निकलेगी? तो ऐसी स्थिति में ये तो हो गया एच ओ और ये क्या हो गया? एच आई। लेकिन एच आई तो निगेटिव होगा और वो कैसा होगा? पॉजिटिव। और दोनों की हाइट सेम होगी कि नहीं? सी पर रखी हुई, सी पर अगर मान लो ऑब्जेक्ट रखा हो तो वो जस्ट कॉन्केव मिरर के केस में सिर्फ उतनी लेंथ का लेकिन उल्टा दिखता है। तो सी और एफ, अगर कैंडल तुमने रखी है और वैसे ही उल्टी वहीं पे दिख जाए उतनी लेंथ की, तो समझ लो तुमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पा लिया है। अब इस स्थिति में लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होगा? एच आई बाई एच ओ। बट लेकिन जो इनकी मॉड्यूलस वैल्यू है क्या वो दोनों सेम है? मॉड्यूलस वैल्यू का मतलब है दोनों का मैग्नीट्यूड, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। बट एच आई में क्या लगा हुआ है? निगेटिव साइन। बट एच आई इज इक्वल्स टू एच ओ, तो इसलिए क्या हो जाएगा? तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस तो इन्वर्टेड की वजह से है, इन्वर्टेड है इसलिए इन्वर्टेड है तो निगेटिव आपने लगा दिया। एज एच आई इज मैग्नीट्यूड ऑफ एच आई इज इक्वल्स टू एच ओ, सीधा निकला एम एल इज इक्वल्स टू माइनस। इतना करने की जरूरत नहीं, ठीक है कि नहीं? हम आगे देख लेंगे ये सारी चीजें। तो मैं क्या हो गया? निगेटिव तो होगा ना। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो क्या -2 नहीं होगी? तो आप ये लिखते हैं। और अगर प्लेन मिरर है तो लीनियर मैग्निफिकेशन की क्या वैल्यू होगी? तो भी बताओ। +1 रहेगी ना? +1 रहेगी। और प्लेन है ना? सेम तो पड़े होंगे ना, सेम सीधा सीधा है तो +1 रहेगी। ऊपर है जैसे ऐसा है तो ऊपर ही दिख रहा है। प्लेन मिरर में तो हमेशा +1 ही रहती है। और 1 कब रहेगी? 1 कभी नहीं रहती, या तो +1 रहेगी या प्लस या माइनस में रहती है। समझ में आ गई बात? और अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो 1 से छोटी रहेगी कि 1 भी रह सकती है? 1 भी रह सकता है अगर सी पे हो। ये कह रहे हो कितना चला? कह रही हैं कि अगर तुमने कॉन्वेक्स मिरर है और वहीं अंगूठा रख दिया, कितनी बड़ी बात बनी, बोलो पोली पे रख दो 1 रह जाएगी, कितनी बड़ी बात है। और हटाते जाओगे तो छोटी हो जाएगी, क्योंकि इनके घर में स्कूटी होगी या बाइक, तो बोले दूर हट किया तो छोटी में मैंने कि ट्रक की देखी है और पोली पे रख दिया तो बोली 1 + 1 भी रह सकती है। बड़ी बात की नहीं? और दूर करते जाओगे तो छोटी नहीं बनती जाएगी पीछे। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगी? छोटी बनेगी। लेकिन एक बात मुझे बताओ, जो कॉन्केव मिरर का केस है क्या इसमें निगेटिव भी रह सकती है और पॉजिटिव भी रह सकती है? फोकस और पोल के बीच। क्या तुम ऐसा कह रही हो कि -2 भी हो सकती है और +2 भी हो सकती है? +2 सौम्या तो हाँ बोल रही है। अब आप बोलिए, वो तो तेज है। पीले कपड़े वाले हाँ बोल रहे हैं। ये ठीक है। आप बताओ। ग्रे कपड़े वाले भी हाँ बोल रहे हैं। इनका अच्छा ये स्कूल का नहीं है? मैं भी येलो हूं। अच्छा। चलो, तो इन्होंने बताया कि मान लीजिए